Hello friend, welcome back to again this video. I hope everyone is having a good time. Guys, हमने लास्ट 2 क्लासेस पे ज्योग्राफी के 2 टॉपिक कंप्लीट करे हैं. फर्स्ट था आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उस पे हमने उसके साथ टॉपिक भी क्लियर करे थे और क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में हमने डिटेल से देखा था. देन उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो हमारा ज्वालामुखी था, वोल्केनो, एंड उसके हमने प्रकार देखे थे कि वो कितने प्रकार के होते हैं और उसकी उत्पत्ति के स्रोत देखे थे और वो क्यों उत्पन्न होता है वोल्केनो. और हमने देखा था कि जो क्षारीय लावा होता है और जो अम्लीय लावा होता है, ठीक है, एसिडिक और बेसिक, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था. देन हमने एक टॉपिक को छोड़ा था, वो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे. देन आज हम भूकंप डिस्कस करते हैं. टॉपिक जो भूकंप है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से. ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो भूकंप है इस टॉपिक को कैसे कवर करना है और इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज को कवर कर सकते हैं. तो इसको काफी डिटेल में ना जाते हुए ऊपर ऊपर से देखेंगे, क्योंकि लाइक इस टॉपिक में सिर्फ कुछ चीजें हैं जो जरूरी है, काम की है. बाकी आई डोंट थिंक सो कि उतना इम्पोर्टेंट है. मतलब है इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है, मेंस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट प्रीलिम्स के लिए थोड़ा तरंगों के बारे में और इसकी जो शैडो जोन है और इसको नापने के लिए इसका यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है बस. तो हम ऊपर ऊपर से गो थ्रू होंगे इसमें सबसे पहले. ठीक है, तो तुम भूकंप को देखते हैं बिना किसी देरी के. तो आपका टॉपिक है भूकंप और भूकंपी तरंग है. भूकंपीय तरंग है, ठीक है. तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइक एक मिनट, इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं. यस, अब सही है. सेट सेट एक शेड देते हैं. तो भूकंप होता है एक्चुअली, ठीक है. तो ये टॉपिक भी आपका महाद्वीपीय विस्थापन और जो प्लेट विवर्तनिक है उससे जुड़ा हुआ है, बट उसको हम इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए हम ऐसे गो थ्रू हो जाते हैं कि भूकंप एक्चुअली होता क्या है. तो भूकंप कुछ नहीं है, जो हमारा क्रस्ट होता है उस पे उत्पन्न जो तरंगे होती है, ठीक है, कंपन होता है, तो इसको ही भूकंप कहते हैं. लाइक, ठीक है, अब जो तरंगे आती है, ठीक है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे या फिर मतलब जैसे भी आ रही तरंगे, तो कुल मिला के भूकंप क्या है, जो हमारी क्रस्ट है उसमें उत्पन्न एक दोलन है, एक कंपन है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि धरातल के नीचे जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे, ठीक है, यानी जो लिथोस्फीयर है उसके नीचे और जो ऊपरी चट्टाने हैं उनकी आपस में टकराहट के कारण, ठीक है, या फिर लिथोस्फीयर के नीचे जब हम स्टेनोस्फीयर की बात करते हैं तो वहां पे संवहनी धारा चलती है, तो वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसके कारण या फिर जो गुरुत्वाकर्षण है इसके कारण भी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण भी बहुत बड़ा एक भूमिका निभाता है. तो ये सब आपका भूकंपी तरंगों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ठीक है, हमने क्या क्या बोला, हमने एक तो बोला आपका भूकंपी तरंगे क्या है, इसको चेंज कर ही लेते हैं. तो भूकंपी तरंगे कुछ नहीं है, भूकंपी तरंगे कंपन एक प्रकार की, ठीक है. और देन दूसरा जो ज्वालामुखी क्रिया होती है ये भी भूकंप को उत्पन्न करने में बड़ी भूमिका निभाती है. देन तीसरा जो प्लेटें हैं, प्लेटों की टकराहट, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि प्लेटों की टकराहट का क्या सीन पड़ता है, तो तब हम अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, वहीं से ये उत्पन्न होता है. देन नेक्स्ट है कि जो जो हमारा स्थल मंडल है इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एनर्जी है अचानक से क्या होती है, निर्मुक्त होती है एनर्जी. लिथोस्फीयर में ऊर्जा का निर्मुक्त होना. देन उसके बाद जो ये 4 हो गया. देन जो संवहनी धारा होती है, ठीक है, संवहनी धारा जो कि आपका कहाँ चलती है, एस्टेनोस्फीयर में. कल हमने बात करी थी, ठीक है, दुर्बल तापमंडल कहते हैं इसको, दुर्बल तापमंडल. तो ये सब, तो यहाँ ये सब आपका भूकंप को उत्पन्न करने के लिए एक यानी कि जो प्रीमेच्योर स्टेज होती है, कंडीशंस होती है, वो ये सब कंडीशन है. इन कंडीशनों के हिसाब से आपका भूकंप उत्पन्न होता है. देन कंपन, ज्वालामुखी, प्लेटों की टकराहट, लिथोस्फीयर में ऊर्जा का निर्मुक्त होना, संवहनी धाराएं जो कि दुर्बल तापमंडल में होता है. ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि भूकंप जो है उत्पन्न होता है, उसके कारण क्या क्या है. देन अब हमने बात करी कि जो भूकंपी तरंगे हैं, ठीक है, अब इन भूकंपी तरंगों को भी हम समझ लेते हैं कि भूकंपी तरंगे एक्चुअली होती क्या है. तो
कुछ नहीं है, लाइक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये भी उससे संबंधित है। लाइक उसमें जब संचलन होगा दुर्बल तापमंडल में, जब हम बात करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसमें तरंग उत्पन्न होती है। अब अंदर जब पृथ्वी के अंदर, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, इसके अंदर क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे आपका ये पूरा लिथोस्फीयर क्रस्ट से जुड़ा हुआ, मेंटल का थोड़ा ऊपर वाला भाग, ठीक है, क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपर वाला भाग लिथोस्फीयर हो गया, देन उसके नीचे स्टेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर का जो एरिया है, यहाँ पे कंपन होता है, यहाँ पे आपका टकराहट जो भी होगा, ये सब कंडीशंस जो होगी ना, यहाँ पे होती है। तो अ, जब ये कंडीशन यहाँ पे होंगे तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, वो एनर्जी तरंगों के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो जिस जिस प्रकार क्या होता है कि लाइक हम तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं ना, तो फिर सर्कल सर्कल करके वो आपका तरंगे बनती है, तो सेम ही वैसा ही है। तो तरंगे उन तरंगों, बट वो तरंगे जो तालाब में पत्थर फेंकते हैं वो उन तरंगों में जान नहीं होती है, ठीक है। और जो ये तरंगे काफी, लाइक इन पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो एक बहुत विनाशकारी टाइप की तरंगे होती है, डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय कर देने वाली ऐसी तरंगे होती है, ठीक है। जो कि अधिकांश जो भूकंपों की जो उत्पत्ति होती है वैसे ऊपरी मंडल में होती है, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो ऊपरी मंडल है, ऊपरी मंडल, तो जो मैक्सिमम तरंगे हैं या भूकंप है वो ऊपरी मंडल में ही उत्पन्न होता है। भूकंप, यस, भूकंप की उत्पत्ति अधिकांशतः यहीं पे होती है, ठीक है, ऊपरी मंडल में होती है। तो ये हमने देख लिया भूकंप के बारे में, भूकंप क्या होता है, भूकंपी तरंगे क्या होती है, और इसको भूकंपी तरंगों जो तरंगे हैं वो किस प्रकार से आ सकती है, ठीक है। तो ये उसके टाइप थे। देन इसके बाद हम बिना किसी देरी के डायरेक्ट नेक्स्ट इसका जो अगला भाग उसमें देखते हैं कि जो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये जो भूकंपी तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे, ठीक है, ओके। इनके कितने प्रकार हैं, इनके दो प्रकार है। तो दो प्रकार, एक प्रकार आपका हो गया बॉडी वेव्स, और एक प्रकार हो गया आपका सरफेस वेव, ठीक है। तो बॉडी वेव को कहते हैं कि लाइक बॉडी मतलब कि जो भूगर्भिक तरंगे होती है, ठीक है, धरातल पर उत्पन्न होती है। सॉरी, जो भूगर्भीय तरंगे होती है धरातल में, तो आपका सरफेस वेव्स हो जाएगा। दो प्रकार की होंगी, तो दो प्रकार की में कौन सी, हम उनको लिखते हैं। एक है बॉडी वेव, दूसरी है सरफेस वेव्स, ठीक है, सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स को हिंदी में कहते हैं भूगर्भिक, भूगर्भिक, ओ माय गॉड, भूगर्भिक तरंग। और सरफेस वेव को कहते हैं धरातली तरंग। भूगर्भिक मतलब कि जो भूगर्भ के अंदर उत्पन्न होती है, या मतलब क्रस्ट के नीचे, ठीक है। और धरातल मतलब कि जो धरातल तक आती है, धरातल पे हमें महसूस होती है। तो जो भूगर्भिक तरंगे हैं, इनका उद्गम जो होता है लाइक केंद्र में, जहाँ से ये भूकंप स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उस केंद्र में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो देन फिर क्या होता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है, ये वहां से हर दिशा में जाती है, जो भूगर्भिक तरंगे हैं। तो फिर ये धरातल जो होता है हमारा क्रस्ट, तो वहां पे नई तरंगे उत्पन्न करता है, तो जिसे धरातली तरंगे कहते हैं। देन ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती रहती है, यानी कि यहाँ पे मैंने भूगर्भीय धरातल दोनों की बात करी। तो अब हम यहाँ से भूगर्भीय तरंगों को डिस्कस करते हैं, देन धरातल तरंगों, ठीक है। तो जो भूगर्भीय तरंगे आती है दो प्रकार की होती है भी, एक होता है पी वेव्स, एक होता है एस वेव्स। ये है भूगर्भीय तरंगे। देन एक होता है धरातल तरंगे, इसको एल वेव्स कहते हैं, या लव वेव्स भी कहते हैं इसको। और पी मतलब प्राइमरी और एस मतलब सेकेंडरी, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रारंभिक लिख देते हैं, और इसको द्वितीयक। और ये लव वेव्स हो गया, इसको धरातल तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज क्या समझे, पहले इनका कंपैरिजन या फिर इनके बारे में। अब हमें ना इसको समझना है, ये जो टॉपिक है, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और यहीं से एग्जाम में आएगा। ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। इतने में हम कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। देन पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स, इसको समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी है, ठीक है। और वो एक चीज हमारी लाइक जो भूकंप होता है, एक मिनट, तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना है कि कहाँ पे लिखो, चलो नेक्स्ट पेज में देख लेता हूँ। एक होता है आपका फोकस, और एक होता है आपका एपिसेंटर। तो ये फोकस और एपिसेंटर क्या है, ठीक है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो लाइक ये आपका, और ये आपका धरातल होगा, एक क्रस्ट है, ठीक है।
तो ये ना जो आपका सेंटर मैंने जो पॉइंट दिखाया यहाँ पे ग्रीन कलर से, ये है हमारा क्या, इसको हम फोकस कहते हैं या इसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है। फोकस याद रखो क्योंकि यही चर्चा वाला टॉपिक है, या इसको उद्गम केंद्र। देन एक होता है एपी सेंटर, ये यहाँ पे होता है लाइक धरातल पे एपी सेंटर, ठीक है। एपी सेंटर इसको कहते हैं अधिकेंद्र। ये बहुत अच्छे से देखना क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। अब देखते हैं हम, ठीक है। ये ऐसे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है कि जब भी भूकंप उत्पन्न होता है तो एनर्जी वो चारों दिशाओं में फैलाता है, ठीक है। तो इसकी खासियत है कि क्योंकि तरंग है ना एक सीधी लाइन में ना जाती, तो हर जगह पे, जैसे हम तालाब में पत्थर डालते हैं तो तरंग गोल गोल चारों दिशाओं में जाती है, तो सेम ऐसी ये भी 360 में आपका जो तरंग है हर दिशा में जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब यहाँ पे से हमें ये समझना होगा कि फोकस एक्चुअली होता क्या है। तो ये वह बिंदु होता है जहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन होना, ऊर्जा ऊर्जा रिलीज होगी यहाँ से, सबसे पहले याद रखना। तो क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि भूकंप उत्पन्न कहाँ पे होता है, वो फोकस में होता है, और फोकस से ही ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है। तो ये भूकंप का मूल सेंटर है, ठीक है। मेन मतलब जहाँ पे ये स्टार्ट होता है, और इसको हाइपो सेंटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। जो हम फोकस की बात कर रहे हैं इसको कहते हैं हाइपो सेंटर या अवकेंद्र, अवकेंद्र। तो क्वेश्चन सीधा पूछ देगा कि अवकेंद्र या हाइपो सेंटर क्या होता है, या फोकस क्या होता है। फोकस को ही हाइपो सेंटर या अवकेंद्र कहते हैं। और यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि भूकंप का सबसे बड़ा कारण है, और यहीं से भूकंप स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी हम कहते हैं ना यहाँ पे फोकस कहाँ पे, फोकस कहाँ पे है, तो केंद्र कहाँ कहाँ पे है। तो जो भी फोकस के आसपास वाली जगह होंगी वहां पे ज्यादा हमें भूकंप महसूस किया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अधिकेंद्र क्या होता है, एपिसेंटर। तो फोकस के ठीक ऊपर यानी कि 90 डिग्री में जो पृथ्वी तल पे होगा, क्रस्ट पर होगा, वो स्थान होता है जहाँ पे सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने कि अधिकेंद्र या एपिसेंटर क्या होता है, ये पृथ्वी का स्थान होता है, पृथ्वी का वो जो क्रस्ट है या धरातल का वो भाग जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो तरंगे हैं वो महसूस की जाती है, ठीक है। यानी यहाँ से जब तरंगे है तो पहली बार तरंगे आ कहाँ पे रही है, महसूस कहाँ पे हो रही है, फर्स्ट टाइम जब आई तरंगे, जो ये वाला पोर्शन है, तो पहली बार जब तरंगे धरातल पे टकराती है, ठीक है, जब हमें महसूस होती है वो भूकंपी तरंगे, और एक क्रस्ट पर महसूस होंगी जो धरातल है, तो उसको ही अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र कहाँ पे होगा, धरातल होगा, ये नहीं कि पृथ्वी के अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें महसूस कहाँ पे हो रहा है पहली बार, दैट इज कॉल्ड अधिकेंद्र। और जो भूकंप की तीव्रता है और इसमें होने वाली जो हानि होती है अधिकेंद्र पर अधिकतम होती है। लाइक जो अधिकेंद्र है यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका भूकंप महसूस किया जाएगा, जो ये वाला रीजन है। जैसे जैसे हम अधिकेंद्र से दूर जाएंगे, ठीक है, सपोज करो कोई यहाँ पे धरातल है, कोई यहाँ पे, तो अब ये डिस्टेंस दूर होगी ना, तो जितना हम अधिकेंद्र से दूर रहेंगे, अधिकेंद्र से डिस्टेंस देखो दूर है, तो फोकस तो सबसे ज्यादा पास इसका ही है ना, तो जितना ही दूर होता रहेगा उतना हम भूकंप का अनुभव कम करते रहेंगे। जो भी चीजें अधिकेंद्र के आसपास होंगी वहां पे ज्यादा हम भूकंप को महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया और केंद्र क्या, फोकस क्या होता है, अभिकेंद्र क्या होता है, और हाइपोसेंटर क्या होता है, और इसको कैसे ना ये करते हैं, ये हमने चीज समझ लिया, ठीक है। अब हम जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं कि लाइक इस भूकंपी तरंगों को मापते कैसे है। इसके बाद हम पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक इसमें यही इंपॉर्टेंट था जो कि जानने लायक है। और वैसे भूकंप बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन अभी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि हम सबके टाइप को डिस्कस करें। लाइक भूकंप और किस प्रकार से होता है, ठीक है, कृत्रिम रूप से, मानव जनित हो गया, या फिर प्राकृतिक रूप से। एक बार इसको चलो एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। तो भूकंप कितने प्रकार से हो सकता है। जैसे अगर हम कहेंगे जो भूकंप है वो प्राकृतिक कारणों से आ रहा है, तो प्राकृतिक कारण में क्या क्या आ जाएगा, जैसे ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी भी आपका भूकंप को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात बता दी थी। देन विवर्तनिक प्रक्रिया, विवर्तनिक विवर्तनिक, ठीक है, विवर्तनिक प्रक्रिया। देन आपका समोनी धारा का सिद्धांत जो मैंने पीछे बताया था। तो ये सब हो गए प्राकृतिक कारण। देन उसके बाद मानव जनित कारण में क्या जाएगा, मानव जनित कारण में क्या जाएगा, मानव जनित कारण में आ जाएगा आपका लाइक जो जब हम डैम वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उससे एक प्रेशर पड़ता है अर्थ पे, ठीक है। तो डैम हो गया, कृत्रिम झील हो गया, कृत्रिम झील वगैरह हो गया, ठीक है। और आपका क्या होता है कि जब हम आपका माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम ब्लास्ट वगैरह करते हैं, ब्लास्ट, तो ये भी आपका भूकंप को उत्पन्न करने में काफी मददगार भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत थे, जैसे और भी चीजें होती है जो भूकंप को उत्पन्न करने में भूमिका निभाती है, बट
ये भी कुछ मेजर जो कॉज थे वो है। अब हम इसके बाद डायरेक्ट देख लेते हैं कि भूकंप की जो तरंगे हैं या जो भूकंप है इसको कैसे मापते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सीधे पूछेगा, भूकंप का मापन। ठीक है, तो वैसे तो हम भूकंप को आपका सिस्मोग्राफ में मापते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, देन इसमें हम क्या नापते हैं, इसमें हम आपका जो भूकंपी तरंगे हैं, ठीक है, इसको नापते हैं, ऐसे ऊपर जा रही है, नीचे जा, ऐसे ऐसे इस टाइप से होता है। ठीक है, मतलब इतना याद रखना है कि जो भूकंपी तरंगे हैं उसको एक नापने वाला जो यंत्र है उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, देन ये तो हो गया सिस्मोग्राफ। देन इसके बाद अब जो भूकंप है उसकी तीव्रता, और अब इसका मापन भी और प्रकार से भी होता है। एक को कहते हैं रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, और एक को कहते हैं मर्केली स्केल। ठीक है, मर्केली स्केल, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो जो हमारा रिक्टर स्केल होता है ये अच्छे से याद रख लो कि ये कितने से कितने तक होता है। 0 से 10 के बीच में हम इसको मेजर करते हैं। ये क्या था, ये आपका रिक्टर स्केल था, 0 से 10 के बीच में इसको मेजर करते हैं। देन दूसरा जो आता है वो आता है मर्केली स्केल, इसको हम 1 से लेके 12 के बीच में नंबर्स होते हैं, इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, अब जो रिक्टर स्केल है उसमें हम क्या मेजर करते हैं, और जो मर्केली स्केल है उसमें हम क्या मेजर करते हैं। ठीक है, तो मर्केली स्केल में हम इंटेंसिटी को देखते हैं, क्या, इंटेंसिटी। ठीक है, तो मर्केली स्केल, सीधा क्वेश्चन पूछेगा मर्केली स्केल में हम क्या नापते हैं, मर्केली स्केल में हम इंटेंसिटी नापते हैं। ठीक है, यानी कि भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, यानी कि इसको भी और कैसे समझ सकते हैं हम, लाइक तीव्रता बोले तो मतलब इसमें हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे हम जाते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि कितना नुकसान वगैरह हुआ है। ठीक है, तो कितना ऑब्जर्वेशन करके हम देखते हैं कि कितनी क्षति हुई है। तो ये है तीव्रता को मापने के लिए मर्केली स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा और हमें देखना भी इतना ही है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मर्केली स्केल में क्या नापते हैं, इसमें हम इंटेंसिटी को नापते हैं, यानी कि भूकंप की तीव्रता को, और ये हम स्वयं जाते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए। एंड देन जो रिक्टर स्केल होता है इसमें हम मैग्नीट्यूड को नापते हैं। ठीक है, रिक्टर स्केल में क्या क्या नापते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम। यानी कि जो लाइक भूकंप है वो कितना परिणाम का है। ठीक है, यानी कि उसमें उसमें जो ऊर्जा रिलीज हो रही है वो कितनी ऊर्जा है। ठीक है, तो ये हम इसमें नापते हैं, क्या नापते हैं इसमें परिणाम में, ऊर्जा कितनी निर्मुक्त हो रही है। ऊर्जा बोलते हैं हम, जैसे कि लाइक 7.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, 5.2 मैग्नीट्यूड, 5.1, इस टाइप से। तो ये एनर्जी को नापता है कि कितनी एनर्जी के साथ रिलीज हुआ है, तो परिणाम नापता है उसका परिणाम। कौन नापता है, रिक्टर स्केल। 0 से लेकर 10 के बीच में देखते हैं इसको, इसको अच्छे से देखना है। एक बार अगेन, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और सिस्मोग्राफ, ये भूकंप के मापन के तंत्र वगैरह है। मर्केली में हम क्या नापते हैं, तीव्रता, इंटेंसिटी, 1 से 12 के बीच में होता है स्केल इसकी, और यहाँ पे हम स्वयं परीक्षण के लिए आते हैं, देखते हैं स्वयं कि कितना नुकसान हुआ है। तो फिर उसका रिक्टर स्केल जो होता है ये 0 से 10 के बीच में होता है, इसमें हम मैग्नीट्यूड को नापते हैं, यानी कि इसमें हम क्या नापते हैं, इसमें हम नापते हैं आपका परिणाम को। ठीक है, यानी कि कितना परिणाम था इसका। देन अब हम इसके बाद ये हमने कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंट था ये। देन अब डायरेक्टली हम पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी वेव्स। तो प्राथमिक तरंगें क्या होती है, और द्वितीयक तरंगें क्या होती है, और तृतीयक तरंगें क्या होती है। तो इनको समझने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी पहले। तो चलो डायरेक्टली देख लेते हैं। तो जो हमारी प्राथमिक तरंगें होती है ये किस, एक मिनट, ये आपकी अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है प्राथमिक तरंगें, और द्वितीयक तरंगें होती है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ये क्या तरंग, और इसको तो धरातलीय तरंगें कहते हैं, धरातलीय तरंग, एलवेव्स धरातलीय तरंग होगी। ठीक है, तो अब ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो देखो, तो जो अनुप्रस्थ है ना इस प्रकार से होती है, ऊपर जाएंगी नीचे आएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बहुत ही सिंपल वे में अगर इसको मैं समझाऊं,
कैसे, एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा, सब सही चल रहा है, ठीक है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है ऐसे चलती है, तो ये याद रखो, ये लंबवत होती है, लंबवत, ठीक है, 90 डिग्री बनाती है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, TRENS, TRENS, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं इसको। तो ये कैसे, ये टी बनाती है, देखो टी बन रहा है ना, ये तो ऐसे याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने कि जो द्वितीयक तरंगें होती है टी बनाती है, टी फॉर ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें, और ये 90 डिग्री का स्टेप से बनाती है। देन जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, ये आपके समांतर प्रकार की होती है, ऐसे 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 ऐसे। तो जो कण है और जो कंपन है, कंपन जो हो रहा है तरंग का और जो कण हो रहा है, तो वो समांतर चलती है, ठीक है। कण और कंपन का जो मीडियम है समांतर होगा, यहाँ पे कण और जो कंपन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, अनुप्रस्थ में। और अनुदैर्ध्य क्या होता है, ये समानांतर होती है, समांतर, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अनुदैर्ध्य प्राइमरी या सेकेंडरी, या फिर अनुप्रस्थ द्वितीयक है प्रारंभिक, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से कवर करना है, यही चीजें हमें एग्जाम में बार बार भूलने में, मतलब माइंड वहां पे दिमाग खराब आएगा कि अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझ गए। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे समांतर भी देख लिया, तो उसमें कण जो होंगे ना आपस में संपीड़न करेंगे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को धक्का देंगे आपस में अनुदैर्ध्य में। तो इसमें तरंगों की दिशा जो होती है समांतर होगी कण की दिशा के, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। और हाँ, एक और जो पी वेव्स होती है ना, इसको ध्वनि तरंग कहते हैं, ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। तो सीधा पूछेगा कि ध्वनि तरंगों के समान कौन होती है, जो प्राइमरी वेव्स है, ठीक है। तो जो अनुदैर्ध्य तरंग है, ये मतलब यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए, एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुदैर्ध्य तरंगें किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, तो ये लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है, ठीक है। और पूछेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी में से कौन ध्वनि तरंगे हैं, तो जो प्राइमरी वेव्स है ये आपकी ध्वनि तरंगे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे से हमें ये अच्छे से कवर कर लिया। और हाँ, धरातल तरंगे जो होंगी, ये धरातल में ही, पृथ्वी का जो धरातल होगा ना, पृथ्वी का धरातल वहीं पे संचलित होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है एल वेव्स की, पृथ्वी के धरातल पर ही संचलित होती है। और इसमें सबसे तीव्र कौन होती है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे तेज कौन होती है, तो जो पी वेव्स है इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है, पी वेव्स की। देन उसके बाद एस वेव्स की, लेकिन पी से कम होती है, ठीक है। और जो एल वेव्स है इनकी सबसे कम, ठीक है, सबसे कम किसकी होगी स्पीड, एल वेव्स की, ठीक है। ये सीधा पूछेगा कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, तो प्राइमरी की याद रखना सबसे ज्यादा होती है, देन सेकेंडरी की पी से कम, फिर एल वेव्स की, ठीक है। सबसे पहले कौन सी तरंग आती है, प्राइमरी तरंग सबसे पहले उत्पन्न होती है, फिर एस वेव्स महसूस की जाती है, सबसे लास्ट में एल वेव्स महसूस की जाती है। लेकिन एक चीज और याद रखना है, मैंने बोला कि जो एल वेव्स है धरातली तरंग है, और पी और एस वेव्स क्या है, भूगर्भीय तरंग है, यानी भूगर्भ के अंदर उत्पन्न हो रही है। तो हमें याद रखो जो धरातली तरंगें हैं जो धरातल पे महसूस होती है, तो ये ही सबसे, जो हम बोल रहे कि स्पीड कम है, लेकिन याद रखना ये सबसे घातक होती है, घातक मतलब कि घातक, ये सबसे विनाशकारी होती है, विनाशकारी, ठीक है, जैसे भी लिखते हैं, तो सही कर लेना, ऐसे लिखते हैं शायद विनाशकारी। तो सबसे विनाशकारी होती है एल वेव्स, याद रखना, ठीक है, यही डिस्ट्रक्शन का काम करती है, ठीक है, तोड़ फोड़ सब कुछ यही काम करती है, बिल्डिंग को तोड़ देना, ठीक है। मतलब सबसे विनाशकारी कौन होंगी, एल वेव्स, सबसे कम स्पीड होती है इनकी, क्योंकि धरातल पे महसूस होती है। सबसे स्पीड ज्यादा किसकी होगी, पी वेव्स की, और एस वेव्स की पी से कम होती है, ठीक है। ये हो गया तीन चीज। अब इसके बाद हम एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसको हम इसके ऊपर लिख देते हैं। तो जो प्राइमरी वेव्स है ना, ये तीनों माध्यम में चलती है, ठीक है, गैस, तरल और ठोस, बस इतना याद रखना है, और ये सीधा पूछेगा एग्जाम में। प्राइमरी वेव्स गैस, तरल और ठोस तीनों ही प्रकार के माध्यम में या पदार्थों में संचलित होती है। तो जितने प्रकार के पदार्थ होंगे उनमें ये संचलित होती है। और जो द्वितीयक तरंगें हैं इनकी सबसे एक विशेषता ये है कि ये केवल ठोस में संचलित होती है, ठीक है, ठोस माध्यम में या ठोस पदार्थ में ये संचलित होती है, और ये आपका तरल में संचलित नहीं हो पाती है, इसके कारण इसका हाइड्रोजन मंत्र बताऊंगा। और जो एलवेव्स होता है ये केवल ठोस धरातली भाग में संचलित होती है, ठीक है। अब क्रस्ट तो वैसे ठोस होता है ना, सिंपल सा लॉजिक है, तो ये भी ठोस और धरातल में ही संचलित होता है, और भूकंप के दौरान सर्वाधिक विनाशकारी और
जान माल का नुकसान यही करता है कौन? धराती तरंगे। तो यहाँ से हम इन तीनों को अच्छे से समझ गए। देन और हाँ, एक और चीज, और जैसे जैसे हम आपका फोकस से बाहर को आएंगे, ठीक है, एपिसेंटर की तरफ को, तो इनकी स्पीड कम होती है और इनकी एनर्जी भी कम होती है, तो इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो क्या किसी के हम पी वेव्स अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है और ये समानांतर होंगी, और जो कण होगा तरंगों की दिशा के समांतर काम करता है, आपस में संपीड़न एक बल लगाता है। ये ध्वनि तरंगे एक प्रकार की ध्वनि तरंगे की भांति होती है। इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और ये गैस, तरल, ठोस तीनों माध्यम में, तीनों पदार्थ में संचलित होती है, ठीक है। ऐसे द्वितीयक भी देख लिया, ठोस में होती केवल संचलित, द्रव में बिल्कुल नहीं हो पाती। इसी धरातली किसमें होती है? ठोस में, और ये सबसे कम स्पीड होती है इनकी, और घातक और विनाशकारी होती है ये सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्टली बिना किसी देरी के एक पेज इंसर्ट करते हैं और इसमें हम समझ लेते हैं शैडो जोन, ठीक है। तो शैडो जोन समझने के लिए कुछ नहीं करना है, अभी शैडो जोन क्या बताऊंगा। जैसे ये है और एक ये है, ठीक है, उसके बगल में एक और बना लेते हैं, दिस एंड दिस, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 2 और 3, ठीक है। तो ये सबसे अंदर जो होता है, ये हमने पढ़ा है कि इनर कोर होता है, ठीक है। देन उसके बाहर ये आउटर कोर हो गया। देन उसके बाद सॉरी, एक और यहाँ पे डायग्राम बनता है ये। देन उसके बाद ये मेंटल हो गया, ये वाला पोर्शन, ठीक है। देन ये हमारा क्रस्ट हो गया। तो देखो कुछ नहीं है इसमें। तो इनर कोर हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है, ये इनर कोर सॉलिड होगा। और आउटर कोर क्या होता है? लिक्विड, यानी लिक्विड मैग्मा, ठीक है। और मेंटल तो हमने देखा ही है, ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। स्टेनोस्फीयर यहीं पे पाया जाता है। तो अब इसको देखो अच्छे से क्या है। सपोज करो ये फोकस है, ठीक है, ऐसे इसमें भी देख लेते हैं, ये फोकस है। तो ये तरंगे हैं, ठीक है, ये सॉरी सॉरी सॉरी, तो तरंगे तो एक एक स्थान से निर्माण होगी ना। तो ये है आपका 103 डिग्री, ये है आपका 103 डिग्री, ठीक है, 103 डिग्री। देन ये फोकस है, तो ये हो गया ये 180 डिग्री, ये 143 डिग्री, ये 103 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब है थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज। तो हम जिस चीज की बात कर रहे थे, छाया क्षेत्र,